हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है कि राहुल गांधी भारत में 10 साल के बाद ओपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं। क्योंकि भारत की लोकसभा में एक असूल पाया जाता है कि कोई भी लीडर उस वक़्त तक ओपोजिशन लीडर नहीं बन सकता जब तक उस जमात के पास कम से कम 10% के तादाद के हिसाब से मेंबरान मौजूद ना हो। तो नरेंद्र मोदी जो अपने तीसरे टर्म का आगाज़ कर चुके हैं और पिछले 2 अरसे में पिछली 2 टर्म में इनका कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं हुआ करता था, क्योंकि कांग्रेस उस वक़्त सिंगल पार्टी इस लेवल की नहीं थी कि वो 10% की सीटें रख सकती। क्योंकि 2014 में भी कांग्रेस का सफाया हो गया था, फिर 2019 में भी कांग्रेस कोई खातर खा कामयाबी नहीं दिखा सकी थी। और ऐसे में अब जब 2024 के इलेक्शन हुए हैं तो कांग्रेस ने गैर मुतवक्के नताइज देकर एक बार बीजेपी सरकार के लिए कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर खड़ी कर दी है। तो बाकी देखते हैं कि मज़ीद राहुल गांधी का अपोजिशन लीडर बनने का ये सफ़र कैसे शुरू होता है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से मोदी 3.0 स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे आज, और साथ ही साथ जो तीसरा टर्म है वो उनका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि 10 साल के बाद फाइनली भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मिलेगा लोकसभा के अंदर। क्योंकि पिछले 2 चुनाव से आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी के पास इतनी भी सीट नहीं आ पा रही थी जिसकी वजह से वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो टैग है वो भी ले सकें। लेकिन फाइनली ये होने जा रहा है। ये खबर आप देख सकते हो, CWC मीट, बेसिकली जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होती है उनका मीटिंग हुआ। इसके अंदर मेंबर्स ने पास किया रेजोल्यूशन टू अपॉइंट राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो ये काफी सारे बदलाव होंगे और साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है, इससे फायदा क्या मिलता है और भारत में इतिहास क्या रहा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप 2025 की तैयारी करो तो हमारा GS फाउंडेशन का बैच ले सकते हैं जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको 3 लैंग्वेजेस में मिलेगा, जो भी आप लेना चाहो, और साथ ही साथ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके स्टडी IQ के किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो 18वीं लोकसभा है, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये 18th है, ध्यान रखिएगा। ये काफी डिफरेंट होने वाला है पिछले वाले से, क्योंकि इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है कि बीजेपी का जो नंबर है वो 272 के नीचे चला गया है। जैसे कि आप देख सकते हो 240 सीट्स हैं टोटल, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनको इस बार 99 सीट्स मिली हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी का जो टैली है वो एक्चुअली 100 हो गया है। इसका कारण यह है कि एक इंडिपेंडेंट MP थे महाराष्ट्र से, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। होता क्या है कि कोई भी इंडिपेंडेंट जो MP है, जो चुना गया है, उसके पास 6 महीने का वक्त होता है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो वो उस पार्टी का माना जाता है। तो कांग्रेस जो है एक तरह से यहां पर 100 सीट के साथ है। तो यहां पर अब बदलाव ये होगा कि कांग्रेस पार्टी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो दर्जा है वो मिल सकेगा, जो कि पिछले 10 साल से नहीं मिल पा रहा था। अब पहला क्वेश्चन तो यहां पर यही आता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब क्या है। सिंपल सी चीज है, इसके नाम से आप समझ सकते हो कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, ही और शी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहली चीज, मतलब कि जो 543 सीट्स हैं लोकसभा की, उनमें से जो 543 लोग चुन कर आए हैं, उन्हीं में से जो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है यहां पर, और वो लोग यहां पर जो एक तरह से गवर्नमेंट है वो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी जो लार्जेस्ट पार्टी आपको पता है वो है कांग्रेस, वो बैठेगी ऑपोजिशन में। लेकिन ऑपोजिशन में भी क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि लीडर माना जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, लोकसभा का लीडर कौन है, क्योंकि इस समय PM मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो वो एक तरह से लीडर हो गए। तो यहां पर ऑपोजिशन में भी तो कोई लीडर होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट से सवाल पूछ सके, बहुत सारी चीजें कर सके। तो इसी की वजह से यहां पर क्या होता है कि एक तरह का पोस्ट होता है वो MP को ही दिया जाता है।
ठीक है, तो उसी को हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी अगर आप देखोगे तो 1977 में एक एक्ट पास हुआ था, इसका नाम है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। अब देखिए ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में ऐसा कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो हमारे संविधान में या फिर लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कहीं पर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उसके बारे में बोला नहीं गया है। लेकिन क्या है ना कि आजादी के बाद से अगर आप देखोगे एक तरह से ये प्रैक्टिस चली आ रही थी कि यहां पर जो दूसरी पार्टी है जो ऑपोजिशन में है, उनमें से सबसे बड़ी जो पार्टी होगी ऑपोजिशन की, उनमें से एक व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना जाता। अब इसमें भी क्या था कि एक रूल बना दी, मतलब कि देखिए यहां पर कोई संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक तरह का बेसिक फ्रेमवर्क चलता आ रहा था, जिसमें यह बोला गया कि उसी पार्टी में से चुना जाएगा जिसके पास 1/10 ऑफ हाउस नंबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हैं? 543। अब इसमें इनफैक्ट 545 हैं, क्योंकि आपको पता है यहां पर 2 राष्ट्रपति चुनकर भेजते हैं। तो 545 का 10% कितना हुआ? ये होता है आपका 55। तो उस पार्टी के पास कम से कम 55 सीट्स होनी चाहिए, तब उस पार्टी के किसी व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन लिया जाता है, जो भी वो पार्टी तय करती है। तो यहां पर क्या है कि 1/10, आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि ये कोरम का भी नंबर होता है, क्योंकि लोकसभा चलाने के लिए कम से कम 10% मेंबर मौजूद होने चाहिए। अगर मान लो 50 मेंबर मौजूद हैं लोकसभा में, तो लोकसभा वर्क नहीं करेगा, उसको अर्जन करना पड़ेगा। तो यहां पर इसी की वजह से ये 1/10 वाला नंबर रखा गया था। अब क्वेश्चन ये है कि आज के डेट में ये इतना मायने क्यों रखता है? मायने इसीलिए रखता है क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे लोकसभा में नहीं था। इसका सिंपल कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखोगे, मुझे याद है शायद 2014 में जो चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जब बने थे, तब मुझे याद है शायद 45 के आसपास सीट्स मिला था। और 2019 में भी आपको याद होगा, आई थिंक शायद कांग्रेस पार्टी को 52 सीट्स मिला था, जिसकी वजह से यहां पर 55 सीट्स ना होने की वजह से वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा नहीं ले पाए थे। लेकिन अब यहां पर क्या है कि टोटल 100 हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के जो एमपी हैं विशाल पाटिल, उन्होंने अपना सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत में ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ये कब से इमर्ज हुआ है? देखो, वैसे तो मैंने आपको बोला कि जनरल सेंस में आज़ादी के बाद से ही, जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951-52 में, तब से ही ये चलते आ रहा है। लेकिन ऑफिशियल तरीके से अगर आप देखोगे तो 1969 में जाकर पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था। और इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी ब्रेक हो गई थी। एक तरफ इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस हो गई थी, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, और दूसरा हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो ओल्ड वाली कांग्रेस थी। तो यहां पर क्या है कि उस समय जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया ओल्ड वाले कांग्रेस से, वो थे राम सुभाग सिंह। ठीक है, ये पहले व्यक्ति बने फॉर्मल तरीके से जिनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज किया गया था। ध्यान रखिएगा, राम सुभाग सिंह। फिर उसके बाद क्या होता है, 6th लोकसभा, बेसिकली इमरजेंसी के बाद आपको याद होगा 1977 में जो चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी हार जाती है। तो उसके बाद आप देखोगे तो अगले 2-3 वर्षों में यहां पर यशवंतराव बी चौहान, सीएम स्टेफन और जगजीवन राम, इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया था। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। देखिए, 1977 तक कोई भी एक्स्ट्रा पर्क या एमोलमेंट्स नहीं दिया जाता था लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। कहने का मतलब यह है, मैंने आपको बताया था कि 1977 में यह एक्ट पास हुआ था, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। तो तब से लेकर एक्स्ट्रा जो भी पर्क वगैरह देना है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को दिया जाने लगा 1977 से। खैर, 9th लोकसभा से लेकर 15th लोकसभा के बीच में भी आप देखिए, मतलब मोदी जी के आने के पहले पहले यहां पर राजीव गांधी, LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, PV नरसिम्हा राव, शरद पवार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, सभी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा मिला था। खैर, अब फाइनल क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर किसी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखो, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर कई सारे कमिटीज होती हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इन सभी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते ही होते हैं, सबसे पहले। फिर दूसरा, आपको याद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे व्यक्तियों का भी सिलेक्शन किया जाता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज भी होती हैं कई सारी, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CBI, NHRC, लोकपाल,
तो इनमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, उसमें अक्सर आप देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस कमेटी के अंदर, फिर उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन अक्सर होते हैं। अभी क्या था, पिछले 10 साल से क्योंकि कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, यहां पर लिखा जाता था लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मतलब आफ्टर गवर्नमेंट जो दूसरी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको हम इस कमेटी के अंदर लेंगे। तो ऑफिशियल सरकार ने नहीं रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन स्टिल यहां पर उनको इंक्लूड किया जाता था। तो इसकी वजह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम सैलरी और अलाउंसेस की बात करें, देखो यहां पर सैलरी वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। जो बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, वही सारी चीज यहां पर उनको भी मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें एक्स्ट्रा 2,000 रुपए और दिया जाता है एज अ समचरी अलावेंस। समचरी अलावेंस का मतलब होता है कि बेसिकली आप समझिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अब उनके घर में तो कई लोग आएंगे, आए दिन कोई ना कोई आता रहेगा, मिलेंगे, चाय कॉफ़ी होगा, नाश्ता होगा, तो उनका खर्चा होगा। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, हर महीने लगभग 2,000 रुपये देती है, जो कि आज के डेट में मुझे लगता है कि बढ़ा देना ही चाहिए। 2,000 तो कुछ भी नहीं है ना महीने का, मतलब इट्स नथिंग। तो 2 ही लोग आएंगे तो उसी में 2,000 खर्च हो जाएगा। खैर, यहां पर अगर हम रेसिडेंस की बात करें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में अगर हम रेसिडेंस देखें तो यहां पर ऑब्वियस ही बात है, उनको एक बड़ा रेसिडेंस मिलता है इस केस में, और उसके रेसिडेंस की देखभाल की जिम्मेदारी वगैरह जो है, घर वगैरह, वो सब कुछ सरकार के द्वारा ही देखा जाता है, उसका सारा खर्चा। हाँ, इन केस जैसे बोला जाता है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मृत्यु हो जाती है इन केस अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं 1 महीने तक उस घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने के बाद खाली करना होगा, अदरवाइज अगर वहीं पर वो रहते हैं तो यहां पर जो भी चार्जेस वगैरह हैं, रेंट वगैरह, उनको पे करना होगा। तो यही पूरा वीडियो था रिगार्डिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन। एंड देखिए, राहुल गांधी जी को लेकर अभी क्या है कि प्रस्ताव पारित किया गया, एंड आई एम श्योर कि राहुल गांधी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। एंड फाइनली आप कह सकते हो हमारे लोकसभा के अंदर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने वाले हैं। राहुल गांधी को एक अवामी और पार्लिमानी ओहदा जो है वो मिला है एक लंबे अरसे के बाद। पिछले 10 वर्षों में जब नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 टर्में पूरी की हैं, तो ऐसे में उनका अपोजिशन लीडर कोई नहीं था। और साल 2014 में जब पहली बार बीजेपी, यानी कि कांग्रेस के बाद बीजेपी इक़्तिदार में आई थी, तो उस वक्त कांग्रेस ने सिर्फ़ और सिर्फ 44 सीटें हासिल की थी। और उसके बाद 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 52 सीटें हासिल की थी। और अपोजिशन लीडर बनने के लिए 10% मेंबरान का किसी एक जमात के साथ वाबस्ता होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में 55 सीटें कम से कम रिक्वायर्ड थी अपोजिशन लीडर बनने के लिए। और नरेंद्र मोदी ने अपने जो गुज़श्ता 10 साल बतौर वज़ीर-ए-आज़म गुजारे हैं, तो उन्होंने किसी भी अपोजिशन का सामना नहीं किया, यानी किसी भी अपोजिशन लीडर का सामना नहीं किया। और अब जब वो पार्लियामेंट में बतौर कायदे अवान, यानी लीडर ऑफ द हाउस की हैसियत से तकरीर कर रहे होंगे, अपनी कोई पॉलिसी अवाम के सामने रख रहे होंगे, तो उनके बिल्कुल पहलू में बैठे होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, जो कि जमहूरियत के लिए एक बड़ा ही सेहतमंद अमल साबित होता है। भारत में अपोजिशन लीडर के कोई इख्तियारात तो नहीं बताए गए, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बहुत बरअक्स है। पाकिस्तान में कोई भी पार्टी है, अगर उसके 2-4 मेंबर भी हैं, इवन के 1 मेंबर भी है, तो वो भी अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। फिर ऐसे में पाकिस्तान में आइन ये भी कहता है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म जो होगा वो हुकूमत का टाइम पूरा होने पर बाहमी मुशावरत करेंगे और नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करेंगे। इसी तरह कुछ बहुत सारे ओहदे हैं, जिस तरह के चेयरमैन नैब का ओहदा है, वो भी अपोजिशन और वज़ीर-ए-आज़म, अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के ताउन से, यानी कि उनकी बाहमी मुशावरत से बनाया जाएगा। और इसी तरह पाकिस्तान की एक बहुत तगड़ी कायमा कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका ये इस वीडियो में भी जिक्र हो रहा था, उसका जो ओहदा होगा वो भी अपोजिशन लीडर के पास होगा। तो पाकिस्तान में जो अपोजिशन है वो एक पैरेलल हुकूमत के तौर पर देखी जाती है, क्योंकि उसके अच्छे खासे इख्तियारात होते हैं, चाहे उसकी तादाद कितनी भी कम क्यों ना हो। लेकिन भारत में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है, और भारत में कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए एक जमात के पास अपोजिशन लीडर बनाने के लिए। 543 के ऊपर बराह रास्त इलेक्शन होता है, और 2 सीटें ऐसी होती हैं जो रिज़र्व होती हैं। हालांकि पाकिस्तान में 342 के ऐवान में 272 सीटों के ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और 70 रिज़र्व सीटें होती हैं, 60 ख़वातीन की और 10 मिनॉरिटीज़ की। खैर, राहुल गांधी पे रहते हैं। राहुल गांधी के पास एक बड़ा ही गोल्डन टाइम था, जब साल 2004 से लेकर साल 2014 तक इनके बड़ों की हुकूमत थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत थी। तो ऐसे में ये मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट भी थे, लोकसभा के मेंबर भी थे। लेकिन हैरानगी की बात है कि ये 10 साल इन्होंने क्यों ज़ाया कर दी, और इन्होंने कोई अवामी ओहदा नहीं रखा। उस वक्त ये चाहते तो कोई भी वजारत रख सकते थे, वज़ीर-ए-आज़म से नीचे वजारत दाखिला, खारजा, दिफा, जिसमें उनका इंटरेस्ट था वो वजारत रख सकते थे।
और ये बड़ा एक आइडियल टाइम था अपने बड़ों की सरबराही में तजर्बा हासिल करने का। बिल्कुल जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो 33-34 साल की उम्र में पहली बार वज़ीर ख़ारजा बन गए, और जो है वो अब उनके पास एक वजारत को चलाने का भी किसी हद तक 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट जो है वो अब वो आगे अगली सीट का सोच रहे हैं। यानी कि इस तरह ना राहुल गांधी के पास भी 10 साल का अरसा था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ज़ाया कर दिया, और उन्होंने बस वो जो उनका एक तंज़िया नाम लिया जाता है, मैं तो यहाँ पे नहीं लेना मुनासिब समझता, लेकिन वो वक्त उन्होंने उसमें गुजार दिया और जो है वो एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया किसी भी वजारत को चलाने का। लेकिन आज बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म बनने से पहले या मुस्तकबिल में अगर इन्हें वज़ीर आज़म का ओहदा नसीब होता भी है तो उससे पहले ये एक अपोजिशन लीडर बने होंगे और पार्लिमानी मामलात को समझेंगे, तो कल को ये एक्सपीरियंस जो है वो उनके काम आएगा। क्योंकि पाकिस्तान हो जाए या इंडिया हो जाए, यहाँ पर एक मसला है, यानी कि ऐसा मसला है कि कोई प्राइवेट नौकरी जो है वो किसी नए बंदे को कोई भी 15,000 के ऊपर रखने को भी तैयार नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप जनाब अली पहले दिन ही वज़ीर आला बन सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा मोहतरमा नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, लेकिन उनके पास वज़ीर आला बनने से पहले किसी एक दिन का भी उनके पास कोई ओहदा नहीं था। ना वो इससे पहले MNA थी, ना वो इससे पहले MPA थी, ना वो इससे पहले कोई वज़ीर थी, ना मुशीर थी, लेकिन डायरेक्ट ही उन्हें जो है वो CM पंजाब की कुर्सी मिल गई। इसी तरह जो अपना बिलावल भुट्टो साहब की बात हो रही थी, ख्वाहिश तो उनकी भी यही थी कि वो डायरेक्ट ही वज़ीर आज़म की कुर्सी पे चले जाएं, बगैर किसी ओहदों से गुजरे हुए और बगैर किसी मशक़ से गुजरे हुए। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने पहले अपने नाना की रवायत पूरी करते हुए वजारत ख़ारजा कुछ अर्सा चलाई। तो राहुल गांधी ने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया। बहरहाल अभी भी कुछ नहीं हुआ, सियासतदान है, उनका एक कैरियर पड़ा है, अभी वो तकरीबन 53-54 बरस के हैं, यानी कि 1970 की उनकी पैदाइश है। तो ऐसे में भी उनके पास एक लंबा कैरियर पड़ा है, और जो अब सियासत पे नज़र रखने वाले हैं वो उन्हें मुमकिन तौर पर भारत का नया वज़ीर आज़म भी देख रहे हैं। तो अच्छी बात है जी, अब यहाँ पर रह के अपोजिशन करें, और जिस पॉलिसी से इख्तलाफ है उसका जब पार्लियामेंट में खड़ा होकर जो उसकी नफ़ी की जाएगी उसकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो उन्होंने अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसमें बाज़ दफ़ा उन्होंने ऐसे ट्वीट शेयर किए हैं जो भारतीय सरकार के ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुआ करते थे। जिस तरह एक बलडोज़र कल्चर कहा जाता है, जो कि मतलब मुसलमानों की या नाजायज़ कोई भी प्रॉपर्टी को वापस हासिल करने के लिए, अब ये नहीं मुझे पता जायज़ या नाजायज़ अदालती फ़ैसले, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि वो बलडोज़र को उन्होंने एक बार इस तरह बना के दिखाया था कि एक बलडोज़र है वो आईने हिंदुस्तान को गिरा रहा है। लेकिन वो एक ट्वीट था, वो एक सियासी बयान था। अब जबकि ये पोजीशन लीडर की हैसियत से जब इनकी बैक एंड पे 100 मेंबरान खड़े हैं, 99 मेंबरान खड़े हैं, तो ऐसे पे जब वो बात करेंगे तो उस बात की बहुत ज़्यादा हैसियत होगी। और यहाँ पर आके वो पॉलिसी बात करें, और यहाँ पर आके वो सरकार की उन पॉलिसीज़ की नफ़ी करें जिन्हें वो अपना रैलियों में बताते रहे हैं। तो अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। और अब नरेंद्र मोदी की भी थोड़ी सी आदत डाल लेनी चाहिए अपने शरीकों को बर्दाश्त करने की, अपने बराबर लोगों को बर्दाश्त करने की, क्योंकि अपोजिशन लीडर आज का अपोजिशन लीडर कल का वज़ीर आज़म, आज का वज़ीर आज़म कल का अपोजिशन लीडर, तो इससे कोई भी शान नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, नवाज शरीफ और बेनज़ीर के ज़माने में ऐसा होता रहा है, एक बार वज़ीर आज़म फिर अपोजिशन, फिर वज़ीर आज़म फिर अपोजिशन। तो ये जमहूरियत में कोई भी शान नहीं होता, और ना ही जमहूरियत में कोई हमेशा के लिए ताज पहनाते जाते हैं कि एक शख्स है तो वो सदाबहार है, वही इक़्तिदार में रहेगा। तो राहुल गांधी के पास अपने कैरियर को प्रोफेशनली स्टार्ट करने का एक बड़ा ही नादर मौका है, और बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म बनने से पहले उनके पास लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का ओहदा आ गया। तो अब नरेंद्र मोदी के लिए भी एक इम्तिहान है कि पहले तो मतलब उनके पास सिंपल मेजॉरिटी थी, सादा अक्सरियत थी 303 के साथ, अब वो 240 के ऊपर आ चुके हैं। और अगर आप NDA और INDA का फ़र्क देखें तो वो 292 पे NDA खड़ी है और 234 पे ये खड़े हैं, बीच में ज़्यादा गैप भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी का जो तीसरी टर्म शुरू होने जा रही है, जिसे 3.0 का नाम दिया जा रहा है, तो उसमें नरेंद्र मोदी को शायद वो मज़ा ना आए जो इससे पहले गुज़श्ता 10 बरसों में इनको आया, क्योंकि उस वक्त तो ये बिल्कुल एक बादशाहत वाला तर्ज़ अमल था, अपोजिशन नहीं थी, और जनाब पहली बार 240 के आसपास 270-72 के आसपास सीटें थी 2014 में, और 2019 में 303 के आसपास 303 हो गई, और अब की बार 400 पार था, लेकिन वो 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन वो नीचे आ गया। और भारतीय वोटर्स ने एक बार ये साबित करने की कोशिश की कि उनके नज़दीक जो मुल्क में जमहूरियत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और वो अब एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान और तशद्दुद के नारों का जवाब जो है वो वोट से नहीं देंगे, यानी कि वो इन चीज़ों पे अब वोट नहीं देंगे और वो कारकर्दगी पे वोट देंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और मुझे ये
चलो जाते जाते ये भी याद आ गया, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी है नरेंद्र मोदी को। और नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बड़ा नादर मौका है इस खित्ते के 2 अरब आवाम को, शायद नवाज़ शरीफ थोड़ा ज़्यादा कह गए, ये तकरीबन 180-85 करोड़ के आसपास आवाम बनती है बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया की, यानी कि इस पूरे खित्ते की। तो हमारे पास नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब को कि हमारे पास एक बड़ा नादर मौका है अपने इस खित्ते के तकरीबन 2 अरब आवाम के मुस्तकबिल को बदलने के लिए, तो आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो नरेंद्र मोदी ने इसका बड़ा मस्बत जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि वो फलाह व बहबूद पर, आवाम की तरक्की पर और खुशहाली पर यकीन रखते हैं। तो यार एक बड़े ही एक उम्मीद पैदा हो गई है। 10 साल के बाद जब 2014 में नवाज़ शरीफ गए थे तो उस वक्त थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। फिर 19 में कश्मीर के मामले में, जो कश्मीर में वो आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया, तो उसके बाद से फिर पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है वो बहुत ख़राब हो गए थे। लेकिन अब जाके 10 साल के बाद 2024 में एक उम्मीद पैदा हुई है कि नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी टर्म में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे और शहबाज शरीफ साहब अपनी दूसरी टर्म में नरेंद्र मोदी साहब के साथ यानी भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। और नतीजा अगर ये ख्वाब हकीकत बनता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का, तो फिर ये एक गोठ में, एक चक में, एक पिंड में बैठे हुए बंदे के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और अडानी, अंबानी और इधर से मियां मनशा और मलिक रियाज जैसे बड़े बड़े सरमायाकारों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो अच्छी बात है, एक कदम नरेंद्र मोदी आगे आए, एक कदम पाकिस्तान आगे जाए, तो खित्ते के अवाम के लिए जो कुछ किया जा सके वो करना भी चाहिए। और नरेंद्र मोदी को भी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर खूब सारी मुबारक, और राहुल गांधी को भी अपोजिशन लीडर बनने पर बहुत सारी मुबारक। और नरेंद्र मोदी के लिए एक छोटा सा मशवरा कि अब अपने मुखालिफिन को बर्दाश्त करने की थोड़ी सी आदत डाल लें। आप किस तरह का कमेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।